बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम अपना ओपीडी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आई वेलकम ऑल द पीपल जिनकी हाउस जॉब स्टार्ट हुई है, और ये हर उस बंदे के लिए जो अपना ओपीडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन के केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा केस है गैस्ट्रो एंटराइटिस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना एक बेसिक एल्गोरिथम, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो गैस्ट्रो एंटराइटिस है इट इज़ बेसिकली डायरिया। ठीक है, इसके मल्टीपल इटियोलॉजीज और पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। मेजर वंस आर इन्फ्लेमेटरी, ऑस्मोटिक, सिक्रिएटरी एंड डिसमोटिलिटी। इन्फ्लेमेटरी जो होंगे उनको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इधर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज के अंदर। इन्फेक्शियस फिर होते हैं आगे नॉन इन्वेसिव या इन्वेसिव। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन काइंड कॉज ऑफ डायरिया इज़ वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस या वायरल डायरिया। तो ये नोरोवायरस, रोटावायरस, एडिनोवायरस और एस्ट्रोवायरस की वजह से होता है। बैक्टीरियल में सी डिफ आपको पता है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कॉज करवाता है। अदर्स आर क्लोस्ट्रिडियम परफेंजेंस, स्टेफ ऑरियस, बैसिलस सीरियस, ई टेक, एंटेरोटॉक्सिक इकोलाई, एंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, विब्रियो कॉलरा एंड प्रोफोरिमा विपलाई। प्रोटोजोल में जियार्डिया लैम्बिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम, क्रिप्टो सिस्टिस्पोरा बेलाई एंड साइक्लोस्पोरा सेटेनेंसिस। फिर इन्वेसिव कॉजेज। अच्छा, जो इन्वेसिव कॉजेज होंगे ये ब्लडी डायरिया कॉज करवाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इनके अंदर साल्मोनेला, कैम्पेलोबैक्टर, एंटेरो हेमराजिक इकोलाई, एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, शिगेला, यर्सीनिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, विब्रियो पैराहेमोलिटिकस और साइटोमेगलोवायरस आता है। साइटोमेगलोवायरस इज द काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो कि इन्वेसिव है और ये कॉज करवाता है ब्लडी डायरिया, डायसेंट्री भी जिसको कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज के अंदर सिस्टेमिक कंडीशन लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसके अंदर क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, स्कीमिया है, मेलिग्नेंसी है, रेडिएशन एक्सपोजर या टॉक्सिन हो सकते हैं। फिर हम ऑस्मोटिक डायरिया की बात करें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, मेडिकेशंस, नॉन एब्जॉर्बेबल्स, जैसे हम एक तो मेडिकेशन के तौर पे भी देते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल, डोफेलैक्स सिरप जो होता है वो एक नॉन एब्जॉर्बेबल है। तो उससे ये होता है कि सॉरी, अच्छा उससे ये होगा कि आपका जो है ना ऑस्मोटिक डायरिया इंड्यूस हो जाता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। देन वी हैव सीलियक डिजीज, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, शॉर्ट बाउल, कॉलरिक डायरिया एंड ट्रॉपिकल फ्लू। फिर सिक्रिएटरी डायरिया जो होता है उसके अंदर है आपकी जो अच्छा उसके अंदर ना आपका है मेडिकेशंस लाइक कोई मेडिकेशन आप दे रहे थे, या फिर कार्सिनोड सिंड्रोम है, गैस्ट्रिनोमा है, ग्लूकागोनोमा है, वीआईपीओमा एंड मेस्ट्रोसाइटोसिस। डिसमोटिलिटी में आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, मेडिकेशन, डायबिटीज़, थायरोटॉक्सिकोसिस, स्क्लेरोडर्मा एंड एमिलोडोसिस। अच्छा, सिक्रिटी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको परसिस्ट करे डायरिया इवन आफ्टर फास्टिंग, मतलब अगर पेशेंट फास्ट कर रहा था उसके बावजूद डायरिया परसिस्ट कर रहा है तो फिर वो सिक्रिटी डायरिया होता है। ये छोटी छोटी बातें थी, ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक डायरिया में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। अगर डायरिया लेस देन 14 डेज है तो उसको हम एक्यूट कंसिडर करते हैं। अगर 14 डेज से ज़्यादा है तो परसिस्टेंट है, और अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो गया फिर हम उसको क्रॉनिक क्लासीफाई कर लेंगे। एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की अगर हम बात करें, हमारा मेन टॉपिक एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है, क्योंकि हमारे ओपीडीज़ के अंदर और इमरजेंसी के अंदर पेशेंट एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। जो क्रॉनिक या रिलैप्सिंग गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है उसकी मजीद उसकी ज़्यादा इन डेप्थ जाना पड़ता है, वो उसकी फिर हमें लैब इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ते हैं। जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है ना, ये हमारा एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की होती है वॉमिटिंग, लूज टूल्स एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ, पेट दर्द है, उल्टियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा लूज मोशन आए हुए होते हैं पेशेंट को। एग्जामिनेशन की बात करें तो आप सबसे पहले वाइटल्स देते हैं। ठीक है, पेशेंट बसा औकात हाइपोटेंसिव होते हैं, टैकीकार्डिक होते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन हुई हुई होती है, उसके लिए आपने पेशेंट की टंग्स देखनी है, आइज़ देखनी है, स्किन टर्गर चेक करने, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन जो होते हैं। और इसकी जो कॉजेज़ हैं अगेन वायरल हो सकती हैं या बैक्टीरियल हो सकती हैं। अब हम वायरल और बैक्टीरियल में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो बैक्टीरियल एटियोलॉजीज होंगी ना अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस की, तो उसके अंदर फीवर होता है हाई ग्रेड, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और स्टूल में ब्लड होगा। हर दफ़ा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हो भी सकता है। ठीक है, और जो वायरल एटियोलॉजीज होती हैं उनके अंदर फीवर होगा लो ग्रेड, एब्डोमिनल क्रैम्प्स नहीं होते और स्टूल में ब्लड नहीं होता। फिर मैनेजमेंट कैसे करनी है, अब ये हमारा मेन टॉपिक है कि हम ओपीडी में पेशेंट आए तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, अगर इमरजेंसी में आए तो कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले आपने बैक्टीरियल की मैनेजमेंट देखते हैं। जब पेशेंट आपको पास प्रेजेंट किया आप उसको रिंगर लेक्टेट 1 लीटर आईवी में इन्फ्यूजन लगवा दें। ठीक है, और इसी इन्फ्यूजन के अंदर हम एंटीस्पैस्मोडिक्स और एंटी इमेटिक्स ऐड कर देते हैं। एंटीस्पैस्मोडिक में हमारी जो है ना इंजेक्शन नोस्पा आईवी स्टैट में देते हैं, और इंजेक्शन ग्रेविनेट, अब ये ग्रेविनेट नहीं है ग्रेविनेट है, वी से आईवी स्टैट में देना होता है। और आईवी स्टैट की बजाय आप इसको इसी ड्रिप के अंदर डाल सकते हैं, मतलब इसी इन्फ्यूजन के अंदर इनको इंजेक्शन को ऐड करवा दें। अगर पेशेंट फेब्राइल है तो फिर प्रोवैस दें। कई दफ़ा पेशेंट आपके पास पैराडोल खा के आते हैं, ठीक है, तो वो फेब्राइल नहीं होते तो प्रोवैस तो आप नहीं देनी। अगर पेशेंट फेब्राइल है तो आप प्रोवैस ऐड कर सकते हैं।
और एंटीबायोटिक भी आप उस टाइम पे पेशेंट को देंगे। इंजेक्शन फ्लैजल दे दें या फिर इंजेक्शन सिप्रो IV स्टैट में आप चलवा दें। फिर आपने जब पेशेंट को डिस्चार्ज करा है तो उसके लिए आप उसका एक रेजिमेंट बनाते हैं। टैबलेट फ्लैजल 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे। टैबलेट नोविडेट आपने देनी है जो है ना वो 500 मिलीग्राम BD में देना होता है। उसके बाद जो टैबलेट नोस्पा होता है, एक मुझे देख लीजिएगा नोविडेट का जेनेरिक नेम क्या है, आई गेस ये सिप्रोफ्लॉक्सिसिन को कहते हैं। जी बिल्कुल, ये सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का ना ब्रांड नेम नोविडेट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका है टैबलेट ग्रेविनेट। ये अगर पेशेंट को उल्टियाँ आती है ना तो ये भी आपने TDS में ऐड कर देना। ORS आफ्टर एवरी लूज स्टूल एंड वॉमिट। ओके, ये आपका डिस्चार्ज मेडिसिन है, 3 to 5 डेज़ के लिए आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देनी है। अगर आप आपका डायग्नोसिस वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो सबसे पहले पेशेंट को आप इन्फ्यूज़ करवाएं रिंगर लैक्टेट 1 लीटर IV में। फिर एक पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है इसके अंदर, अगर आपको लग गया पता है कि वायरल है, बिकॉज उसके अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। फिर आप पेशेंट को देते हैं स्मेक्टा साशे या फिर कैप्सूल, या कैप्सूल हिल्डासेक भी आता है 100 मिलीग्राम में, या फिर आपने जो है ना हिल्डासेक का साशे भी आता है। ये आपने इसलिए देना ताकि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस जो है ना वो कम हो जाए। और जिंक पेशेंट के अंदर कई दफ़ा डेफिशिएंट होते हैं तो आपने सिर्फ जिंक कार देना होता है जिंक सप्लीमेंट के तौर पे, एंड ORS देना है। सो बेसिकली वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की मैनेजमेंट ये होती है, इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं होती। डिस्चार्ज पे आपने कैप्सूल हिल्डासेक देना है 100 मिलीग्राम BD 5 दिन के लिए। स्मेक्टा साशे TDS अगेन 5 दिन के लिए। और ORS, अच्छा ORS की डोज आप ऐसे देते हो, हर आमतौर पे हम पेशेंट से कहते हैं कि 1 लीटर की बोतल में ना ORS का साशे डाल के पर डे 1 बोतल पी लें। या फिर इसका जो असल प्रोटोकॉल है वो ये होता है कि आपने पेशेंट से कहना है कि हर लूज स्टूल, हर उल्टी के बाद आपने 1 कप ORS का पीना है। समरी की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छी समरी है। आई एम सॉरी, सबसे पहले आपने, आई गेस आपको ये नज़र आ रहा है, हाँ जी। सबसे पहले आपके पास एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ पेशेंट आएगा, आप पेशेंट को एडमिट करें, ORS दें बार बार पेशेंट को, इंजेक्शन सिप्रो 100 ml IV BD, इंजेक्शन फ्लैजल IV TDS, और ये फ्लैजल 400 मिलीग्राम होती है। इंजेक्शन रिंगर लैक्टेट और इन्फ्यूजन रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन 1 लीटर IV, और ये आप 2 दफ़ा देंगे पेशेंट को, ठीक है। और अगर इमरजेंसी में है तब तो आप 1 दफ़ा लगा देंगे, वरना अगर आपने पेशेंट को वैसे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था फिर आपने BD में ये दे देने। इंजेक्शन नोस्पा IV डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम, ये एंटी स्पेस्मोडिक होते हैं। एंटी इंजेक्शन ग्रेविनेट देंगे डिपेंडिंग ऑन सिस्टम, ये भी आप IV लगाते हैं। होम ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो सॉफ्ट फूड फॉर 3 to 4 डेज़, नरम गज़ा खानी है, ठीक है, दलिया खा लें, खिचड़ी खा लें, या फिर आप चाय रस खा लें, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि सॉफ्ट होती हैं। यूज़ क्लीन बॉइल्ड वाटर, नेस्ले का पानी पिए या फिर पानी उबाल के पिए। टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ये टैबलेट नोविडेट 500 मिलीग्राम BD फॉर 6 डेज। टैबलेट कोलोफैक, ये मुझे देखना पड़ेगा, 70 मिलीग्राम। ओके, टैबलेट कोलोफैक क्या होता है? टैबलेट कोलोफैक, अच्छा टैबलेट कोलोफैक इज़ बेसिकली एक एंटीबायोटिक नहीं है, इट इज़ मेबेवरीन हाइड्रोक्लोराइड है ये क्यों देते हैं, मतलब ये ना बेसिकली ये गट एक्टिविटी को कम करती है कोलोफैक। और ये भी हमने BD देनी 10 दिन के लिए, या फिर डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। अगर क्रॉनिक डायरिया है तो फिर हम ORS साशे देते हैं, और अगर ड्रग एसोसिएटेड डायरिया स्मेक्टा साशे देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक मैनेजमेंट होती है आपके पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस के। होप आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड फी अमान अल्लाह।